नेक्स्ट विशेषता है कि जो सदस्य चुने जाएंगे किसी भी नगरीय निकाय के लिए, उनकी क्या योग्यताएं होंगी और क्या अयोग्यताएं होंगी, अनर्हताएं जिसको बोलते हैं। तो इस संबंध में इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानमंडल पर यह छोड़ा है कि वह अधिनियम बनाकर ये प्रावधान कर सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए किन परिस्थितियों में योग्य हो और किन परिस्थितियों में अयोग्य होगा। केवल इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान जरूर करा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह उस नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अब इन नगर निकायों की शक्तियां और दायित्व क्या होंगे, इस संबंध में इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पहला चीज़ जो कहा गई वो यह है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को यह स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें, उसके लिए इन्हें जितनी शक्तियां और सत्ता चाहिएंगी वह प्रदान करेंगे। इसके अलावा संविधान में ही 12वीं अनुसूची जोड़कर जो कार्य इनके द्वारा संपादित किए जाएंगे उनका निर्धारण किया गया है। तो देखा जाए तो इस संबंध में राज्यों के विधानमंडल पर यह छोड़ा गया है कि वह इनको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान करेंगे। नगरीय निकायों को कर लगाने और कोष एकत्रित करने के संबंध में भी जो दायित्व वह राज्य विधानमंडल पर सौंपा गया है कि वह अधिनियम बनाकर ये नगरीय निकाय कौन कौन से कर आरोपित कर सकते हैं और राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को कौन कौन से अनुदान दिए जाएंगे इसका प्रावधान करेंगे। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है वित्त आयोग का प्रावधान। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि हमने देखा था कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 आई के तहत। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में भी जो 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था उसी को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह नगर निकायों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी भी समीक्षा करेगा और राज्य के जो राज्यपाल हैं वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकाय के जो दायित्व हैं उस आयोग को सौंप सकता है जो कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया था। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग को जैसे कि हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय पढ़ा था, कुछ जो 4 विषय ऐसे सौंपे गए हैं जिनका निर्धारण वह अपनी जो रिकमेंडेशंस होंगी उनमें करेगा। इसमें पहली है कि जो राज्य सरकार जितने भी कर लगाती है, टोल टैक्स लगाती है, ड्यूटी फीस वगैरह से जो भी उसकी इनकम होती है उससे जो आय हुई है उसको राज्य सरकार और उस नगरीय निकायों के मध्य में किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरी जो रिकमेंडेशन करेगा वह यह है कि नगर निकाय खुद कौन कौन से टैक्स, टोल टैक्स, ड्यूटी, फीस, कर आदि आरोपित कर सकते हैं। तीसरा जो विषय राज्य वित्त आयोग को सौंपा गया है वह है कि राज्य की जो संचित निधि है उससे जो नगर निकायों को जो अनुदान दिया जाएगा उसके सिद्धांत वो तय करें। और चौथा है कि राज्यपाल नगरीय निकायों की जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति करने के संदर्भ में और भी कोई कार्य नगरीय निकाय को सौंप सकते हैं, राज्य वित्त आयोग को। नेक्स्ट जो प्रावधान है वह है कि इन नगरीय निकायों का लेखा और अंकेक्षण, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कैसे होगी। तो इस संबंध में केवल इस संशोधन अधिनियम में लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर इन नगर निकायों द्वारा जो आय व्यय के लेखा रखे जाएंगे और उनका अंकेक्षण किस प्रकार से होगा इसके बारे में व्यवस्था कर सकेंगे। नेक्स्ट जो प्रावधान है वह है इनके चुनाव किस प्रकार से होंगे। तो इस संबंध में हमने जैसा कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पढ़ा था कि एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था उसमें की गई थी। तो उसी राज्य निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 243 के
के तहत गठित होता है, वह ही इन नगरीय निकायों की जो मतदाता सूची है उसको तैयार करना और इनके जो चुनावों के आयोजन से संबंधित जितनी भी कार्रवाई होती है उनका निर्देशन, नियंत्रण, अधीक्षण, वह सब कार्य वही राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इस संबंध में राज्य विधानमंडल आवश्यक प्रावधान विधि बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रावधान है इस संशोधन अधिनियम का वह बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसका है जिला नियोजन के लिए समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो इस संदर्भ में अनुच्छेद 243 जेड फर्स्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जिले की जितनी भी नगरीय निकाय हैं और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई हैं उन सबको एक समग्र रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक जिला नियोजन समिति होगी, जो कि उस ज़िले के लिए विकास की योजनाओं को तैयार करेगी। और इनके गठन और इनके जो सदस्य को चुने जाने के संबंध में राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार सौंपा गया है कि वे आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। इसी संशोधन अधिनियम में आगे एक महानगर नियोजन समिति के संबंध में भी एक प्रावधान करा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 जेड सेकंड में वर्णित किया गया है। और केवल इसमें ये करा गया है कि ये महानगरों के लिए जिस प्रकार से जिला नियोजन समिति एक ज़िले के लिए बनाती है, उसी प्रकार से महानगर नियोजन समिति महानगर जहाँ पर हैं उनके लिए नियोजन के लिए आवश्यक प्रावधान करेगी, आवश्यक योजनाएं बनाएगी। और महानगर नियोजन समिति के जो सदस्य वगैरह हैं उनके संबंध में राज्य विधानमंडल को ये शक्ति सौंपी गई है कि वे आवश्यक प्रावधान उनके संबंध में कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत में नगरीय निकायों के संगठन में जितनी भी न्यूनताएं थीं, विषमताएं थीं, उनको दूर करने के लिए इस 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान करे हैं। जैसे कि पहला तो इनको संविधान में मान्यता दी गई, दूसरा है कि इनके चुनाव की कोई नियमितता नहीं थी, कोई रेगुलरिटी नहीं थी, तो उस अनियमितता को समाप्त किया गया। 5 वर्ष का कार्यकाल इनका फिक्स करा गया। तीसरा, अगर राज्य सरकार ने मनमर्जी से इनको भंग ना करें, इस संबंध में भी आवश्यक प्रावधान करा गया कि 6 महीने में उनको नए चुनाव कराने होंगे अगर आपने भंग कर दिया है तो। तीसरा, जो इनकी आज़ादी के बाद से इनकी दयनीय आर्थिक दशा चली आ रही थी, उसके संबंध में भी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करके कोशिश करी गई कि इनको टैक्स और जो राज्य की जितनी भी आय होती है उसमें एक सिद्धांतों के आधार पर इनको हिस्सा मिल सके। इसके अलावा शक्तियाँ और दायित्व के संबंध में भी इस संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची जोड़कर प्रावधान करा गया। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जनजाति व महिलाओं का जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था इन नगरीय निकायों में, इस संशोधन अधिनियम में इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण के माध्यम से प्रावधान करके उस कमी को दूर करने का सटीक प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो नया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसने समस्त राज्यों की नगरीय निकायों की जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं उसमें एक रूपता लाने का महत्वपूर्ण प्रयास सुनिश्चित किया। और इसने समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी नगरीय स्थानीय स्वशासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रावधान सुनिश्चित किया। लेकिन जहां इसकी कुछ खूबियां हैं उसकी इस अधिनियम की, उसके बावजूद कुछ इसमें न्यूनताएं भी हैं, जिसमें से एक मुख्य कमी तो यह है कि इसमें राजनीतिक दलों की नगरीय निकायों में क्या भूमिका होगी, इसमें इसको परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं होंगी और जो स्थानीय नौकरशाही होगी उसके बीच में कैसे संबंध होंगे, उस संबंध सूत्रता के बारे में भी यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम चुप्पी साधे हुए है। इसके अतिरिक्त यह भी एक महत्वपूर्ण कमी है कि जो अफसरशाही हैं उसको जनप्रतिनिधियों से कहीं कहीं अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो कमी यह है कि
हमारे जो राज्य हैं उनमें विकेंद्रीकरण के प्रति एक अनिच्छा का भाव है। इसलिए जहाँ जहाँ भी 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान करा गया कि राज्य विधान मंडल विधि बनाकर इन संस्थाओं को शक्तियाँ सौंपेंगे या उस कार्य को करेंगे, वहाँ पर जो राज्य विधानसभाएं हैं उन्होंने जिस तरीके से शक्तियाँ कार्य इनको देने चाहिए थे जिससे कि ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं ऑटोनॉमस होकर काम कर सकें, वो शक्तियाँ और कार्य उत्तरदायित्व इनको नहीं सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त इस संशोधन अधिनियम से जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसका भी व्यावहारिक रूप से यह दृश्य सामने आया कि जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं उनका अतिशय हस्तक्षेप जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि रहती है उसके कामकाज में बना रहता है। और इसी कारण से जिस प्रकार से 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महिला आरक्षण के फलस्वरूप पंचपति और सरपंचपति नामक अवधारणाएं उत्पन्न हुई, उसी प्रकार से नगरीय निकायों के संबंध में पार्षदपति, मेयरपति, अध्यक्षपति इस प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हुई, जो कि सही नहीं है। महिला आरक्षण का वास्तव में जो प्रयोग है वो महिला के द्वारा ही किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि जो ये नया नगरीय निकाय अधिनियम है, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, यह एक उचित कदम तो है लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी ये संस्थाएं भले ही इन्हें संवैधानिक स्तर मिल जाए, राज्य सरकार की एजेंसी ही बनी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।